हेलो नमस्कार, प्रणाम, महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो भी लेकर के आएँ, तो उसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज एक ऐसे शास्त्रीय पक्ष के विद्वान को आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टीएसटी पीएचडी लेवल की परीक्षाओं में, जेडमीआरएफ की परीक्षाओं में संगीत विषय से पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आता हूँ और आने के बाद उनके विषय में जो मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, आज जो हमारे टॉपिक के सेंटर में है उनका नाम है आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति के नाम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचार्य बृहस्पति का जन्म सन 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रामपुर नामक स्थान पे हुआ था। 1918 उत्तर प्रदेश के रामपुर रियासत में हुआ था और इनका पूरा नाम था श्री कैलाश चंद्र बृहस्पति। यह संगीत के साथ साथ साहित्य के, संस्कृत के, ज्योतिष के आदि विषयों के भी प्रकांड विद्वान रहे और हर विषय पे इन्होंने अपने कुछ न कुछ विचार रखे, जो कि एक एथेंटिसिटी आप कह सकते हैं कि एक सिद्धि के साथ उन्होंने उस बात को कहने का प्रयास किया और उसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इनके पिताजी का नाम था श्री गोविंद राम और इनके दादाजी जो थे उनका नाम था अयोध्या प्रसाद। दोनों अपने समय काल के बहुत ही बड़े विद्वान रहे, खास करके संस्कृत के क्षेत्र के, कर्मकांड के क्षेत्र के, ज्योतिष के क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान थे। और संगीत में भी इनके जो पूर्वज थे, चाहे इनके दादा रहे हों, चाहे इनके पिता रहे हों, चाहे इनके परदादा रहे हों, उन सब लोगों को संगीत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा भी इन्होंने जो संगीत की ली थी वो अपने घर के लोगों से ली हुई थी। बाद में रामपुर रियासत के जो दरबारी कलाकार थे उनसे भी इन्होंने संगीत की शिक्षा ली हुई थी। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो माता जी रहती हैं जिनका नाम रहता है नर्मदा देवी, नर्मदा देवी के सानिध्य में ये अपने जीवन की आगे की जो शिक्षा होती है उसको प्राप्त करते हैं, या फिर माता के सानिध्य में रहते हैं। एक अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था और इनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी भले प्रकार से होती, बड़े ढंग से होती इनकी शिक्षा। संगीत की शिक्षा इन्होंने सैयद मिर्जा नवाब, जो कि रामपुर रियासत में एज ए म्यूजिशियन काम कर रहे थे, उनसे इन्होंने और भी संगीत के जो गुण थे, राग रागनी थे, उन सारी चीज़ों को इन्होंने लिया, सीखा, जाना और उस पर अपनी साधना इन्होंने की। 1955 में इन्होंने श्रृंगार संसद सेमिनार में भाग लिया और वहाँ पे उन्होंने भरत के द्वारा जो श्रुतियों के ऊपर स्वर स्थापना वाली बात रही उन बातों को पूरी तरह से सिद्ध किया। और यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर पाश्चात्य विद्वान मेरी इस बात को गलत करना चाहते हैं तो प्रायोगिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ, तथ्य देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय संगीत की किस गहराई से समझ थी आचार्य बृहस्पति को। जब गहराई से समझते तभी वो इस बात को वहाँ पे जाकर के बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, उनकी बातों को माना जाता है। और आफ्टर दैट 1956 में उन्होंने रस सिद्धांत पर अपने मौलिक निबंध लिखे। रस सिद्धांत से रिलेटेड चीज़ें पूछ देता है एग्जाम की, रस सिद्धांत किसकी रचना है, तो रस सिद्धांत जो है वह आचार्य बृहस्पति द्वारा रस सिद्धांत की रचना की गई। 1950 से लेकर 1965 तक आप सनातन धर्म कॉलेज में हिंदी साहित्य के विषय से प्रधानाचार्य रहे और वहाँ पे इन्होंने अपनी जो है सेवाएं दी वहाँ के छात्रों को। और चूँकि आचार्य बृहस्पति तब तक हमारे देश में विद्वानों की श्रेणी में एक अच्छा नाम गिना जाता था, इसलिए हर प्रकार के, हर क्षेत्र के विद्वत समाज में उनकी बड़ी मांग थी, बड़ी पूछ थी, बड़ा सम्मान था। सन 1975 में भारत सरकार ने इनको प्रसारण मंत्रालय में एडवाइज़र रखा और इन्होंने प्रसारण मंत्रालय में एज ए एडवाइज़र 1975 में इन्होंने ज्वाइन किया भारत सरकार की तरफ से। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रसारण मंत्रालय में एज ए एडवाइज़र काम करने का
श्रेय किसको जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। या फिर ये पूछ सकता है कि आचार्य बृहस्पति ने प्रसारण मंत्रालय में कब काम किया, तो भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं ये जो आपको जिस प्रोफार्मा के माध्यम से आपको मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि बिना लाग लपेट के आपको वो फैक्ट्स दे दिए जाएँ जो फैक्ट्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। और आचार्य बृहस्पति एक बहुत ही ज़रूरी नाम है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। आप मान के चलिए कि 80% चांसेज होते हैं कि आचार्य बृहस्पति से रिलेटेड कोई ना क्वेश्चन जरूर पूछे। पुस्तकें, इन्होंने भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक लिखी, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भरत का संगीत सिद्धांत किसने लिखा? आचार्य बृहस्पति ने लिखा। संगीत चिंतामणि काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि संगीत चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? संगीत चिंतामणि के रचनाकार थे आचार्य बृहस्पति। ध्रुपद और उसका विकास, ध्रुपद और उसके विकास के रचनाकार भी कौन थे? आचार्य बृहस्पति जी थे। आफ्टर दैट मुसलमान और भारतीय संगीत, कितनी बार यह पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मुसलमान और भारतीय संगीत के रचनाकार कौन थे? तो मुसलमान और भारतीय संगीत के रचनाकार कौन? आचार्य बृहस्पति। तानसेन, ख्याल, इन सभी बिंदुओं पर आचार्य बृहस्पति ने अपने विचार व्यक्त किए और दिए। ठीक है। नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय पर, खास करके कौन से अध्याय पर? 28वें अध्याय पर आचार्य बृहस्पति ने क्या दिया? संजीवनी नाम का एक 28वें अध्याय पर संजीवनी की रचना की। तो ये संजीवनी बार बार पूछ देता है कि आचार्य बृहस्पति द्वारा जो संजीवनी लिखा गया, यह किसके आधार पर लिखा गया? तो नाट्यशास्त्र का जो 28वां अध्याय रहा, जहाँ से संगीत की यात्रा प्रारंभ होती है नाट्यशास्त्र में, वहाँ से इन्होंने संजीवनी का 28वें अध्याय को उन्होंने आधार बनाया और संजीवनी की रचना 28वें अध्याय के बिहार पे किया। गंधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा इनको संगीत महोपाध्याय की उपाधि दी गई और ये ऐसे विद्वान थे जिनको भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो आचार्य बृहस्पति से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछ देते हैं एग्जामों में या पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी बात पहुंच जाए। और अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं इस प्रोसेस में तो आप उस चीज़ को बताइए, मैं उसको पूरी तरह से ऐड ऑन करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार महादेव।